हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं अगेन आज की बात में बात करूँगा इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर। मामला बहुत सीरियस है। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो तैयार होकर खड़ा हुआ, और इसमें जो इसे बनाने में, ज़मीन लेने में जो एफर्ट्स थे, वो फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब, हकीम साहब ऑफ हमदर्द, आरिफ चौधरी साहब, और बाद में मूसा रजा साहब और लोग बहुत हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की, और फाइनली नो डाउट सिराज साहब के हाथ में आया और उन्होंने इस बिल्डिंग को कंप्लीट वर्किंग कंडीशन में लाया। अब ये खड़ा हो गया। जो मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जो 10-12 ग्रुप बने हुए इस वक्त, और सब लोग अपनी बात कह रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, और कुछ लोगों का आप देख ही रहे होंगे, सिवाय दूसरों को छीटाकशी करना, एब्यूज़ करना, उनमें कमियां निकालना और अपनी तारीफ़ करना, इसके अलावा कोई काम नहीं। देखिए, मसला बहुत सीरियस है, और जो मैंने कहा कि इतने बड़े बड़े लोगों का इसमें एफर्ट्स थे, जो ये ज़मीन इंदिरा गांधी ने दी थी और इनाग्रेशन सोनिया गांधी जी ने की। और जब इनाग्रेशन हुआ तब सिराज कुरैशी साहब थे, और सिराज साहब उस वक्त भी बीजेपी में थे, बीजेपी के ही सपोर्टर थे। लेकिन सिराज साहब ने नो डाउट अगेन इस बात को, ये नहीं कि अगर आप उनके पैनल के साथ नहीं हैं या उनके कैंडिडेट के साथ नहीं तो उन्हीं में आप बुराई ढूंढें। उन्होंने बहुत काम किया। अब इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हाउ टू सेव दिस इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर फ्रॉम आरएसएस। आरएसएस के शिकंजे से कैसे इसे बचाना है। और जो मुझे अफसोस हो रहा है कि जिस तरह की बातें तारिक कोटी साहब कर रहे हैं, जिस तरह से मिसलीड कर रहे हैं कम्युनिटी को, और जिस तरह से कुछ खुद गर्ज लोग और कुछ कम अकल लोग उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। सभी जानते हैं कि आरएसएस क्या है। आरएसएस से मुसलमानों ही को खतरा नहीं है, आरएसएस से दलित और ओबीसी को भी खतरा है। जो कि आरएसएस यकीन करती है वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति, जिसमें पैदा होते ही बच्चों को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया जाता है। वो उनका दीन का, रिलीजन का पार्ट है, और उसमें यकीन करते हैं, और दे हैव द राइट टू डू इट, टू प्रैक्टिस इट। लेकिन हम उस पर यकीन नहीं करते। हम समझते हैं जितने इंसान हैं उस सब बराबर हैं, ना कोई बड़ा है ना छोटा है। बड़ा या छोटा अगर होता है तो अपने कर्मों से होता है। तो चूंकि बार बार दो तरह की बात होती है, मॉडरेट मुसलमान, प्रोग्रेसिव मुसलमान, दकियानूसी मुसलमान, फंडामेंटलिस्ट मुसलमान। देखिए, इस्लाम तो एक ही तरह का है। इस्लाम जो है वो मॉडरेट या हार्ड मुसलमान इस्लाम नहीं है। मानने वालों का जहाँ तक सवाल है, नो डाउट, मैं खुद कहता हूँ कि हम लोग भटके हुए हैं, और हम तरकीबें निकालते हैं अपने को आइडेंटिफाई करने के लिए। बहुत बड़ा नेशनलिस्ट,
अरे आप बहुत बड़े दीनदार होके भी नेशनलिस्ट हो सकते हैं, और दीन भी आपको यही सिखाता है कि अपने मुल्क के लिए आप लॉयल रहिए। तो कहीं कन्फ्लिक्ट नहीं है नेशनलिस्ट होने में और अपने दीन के ऊपर चलने में, लेकिन हम भटके हुए हैं। बहरहाल, मुझे जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे ख़तरा है कि इस वक्त 7 कैंडिडेट खड़े हैं प्रेसिडेंट के लिए, और 4 जो हैं डॉक्टर माजिद, अबरार साहब IRS रिटायर्ड ऑफ कोर्स, आसिफ साहब, सलमान खुर्शीद साहब, ये मेजर जो नज़र आ रहा है, वो हो सकता है मैं भी रहा हूँ, और नो डाउट अफजल साहब भी उसमें हैं और बहुत अच्छा आदमी है। तो इनमें कोई कम नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखना यह है कि किसमें इतना दम है कि RSS अगर CBI और ED का इस्तेमाल करे तो कौन उसे झेल सकता है। मैं नहीं समझता कि जो गवर्नमेंट नौकरी में रहा उससे जाने या अनजाने में कोई ना कोई गलती हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि वो करप्शन में इन्वॉल्व रहा हो, लेकिन अगर आप इंक्वायरी बैठा दीजिए तो 10 चीज़ें निकल जाएंगी जहाँ अनजाने में गलती हुई होगी, और वो काफ़ी है उसके लिए। तो वो लोग चूँकि इस तरह की उनकी ट्रेनिंग होती है कि अपने बड़े के सामने जी हुजूरी और छोटे के सर पे जूता दबा के रखें, और अफसर इसे ही कहते भी हैं, अफसर यू शुड बी लॉयल टू योर मास्टर्स। तो अगर चूँकि उनकी ट्रेनिंग 30-40 साल नौकरी में इस तरह रही है, बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस देखेगा। जैसे आसिफ साहब का कोई मामूली बात नहीं, वो कहाँ से कितना उन्होंने तरक्की की, ही इज एन आइडियल फॉर अस। तो ये कहना कि जो कैंडिडेट्स हैं सभी अच्छे हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हाफ टर्म हाफ पैंट, इन बातों से कोई फायदा नहीं। आप हिम्मत करिए सही बात कहने की और समझने की और एक्सेप्ट करने की। तो इस वक्त लड़ाई है RSS वर्सेस अदर्स। अदर्स मीन्स जो नेशनल लेवल पर बात करें तो इंडिया गठबंधन के साथ है, और दूसरे जो है वो NDA के साथ है। NDA means some parties led by BJP. India means some so-called secularists led by राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने दिखा दिया एक नया रास्ता। राहुल गांधी हैज emerged a new गांधी आफ्टर 47। तो ये अब आपके हाथ में है कि इस सेंटर को आप जाने देना चाहते हैं या इसे बचाना चाहते हैं। मुझे अफसोस होता है जब मैं कुछ ऑडियो देखता हूँ, ऑडियो क्लिप्स। एक साहब यानी आसिफ जैदी साहब जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते थे उन साहब के बारे में जो कैंटीन चला रहे हैं, वो कहते थे कि उन्होंने सिराज साहब के मुंह पे उन्हें अब्यूज़ किया। वो कहते थे कि वो कैंटीन में दुनिया भर का घपलेबाजी करते हैं। वो कहते थे कि उन्होंने केसेस कराए, और आज आप उन्हें अपने साथ गोदी में बैठा लिया। तो सवाल उससे नहीं लोग पूछ रहे, सवाल पूछ रहे हैं बहुत से हमारे कलीमुल हफीज़ साहब से, कि कलीमुल हफीज़ साहब ने इतने बड़े चार्ज लगाए 350 करोड़ के, और उस ग्रुप में बैठ गए। एक तो वो जब उस ग्रुप में है, हर आदमी यही करता है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, कि वो उस में जाना चाहते हैं जिनके पास ज़्यादा वोट्स हो। और जाहिर है जो इलेक्शन लड़ा ही इज ए पॉलिटिशियन,
और पॉलिटिक्स में ये सब बातें होती है कि यू हैव टू फर्स्ट गेट इलेक्टेड और उसके बाद अपनी बात कहेंगे। उससे पहले आप किसी को नाराज़ भी नहीं कर सकते। तो जहाँ तक उनका सवाल है कलीमुल हफीज़ साहब का, उन पर ये चार्ज लगाना निहायत गलत। जब आप उस आदमी को ले सकते हैं जिस पर आप इतने चार्जेस लगाते थे कि उसने केस कराया, उसने पैसा खर्च कराया, उसने गालियाँ दी, उसने कैंटीन चलाई, तो अगर कलीमुल हफीज़ साहब तो एक पढ़े लिखे आदमी है और मैं इन्हें 20 साल से देख रहा हूँ, जिस तरह से ये लिखते हैं, जिस तरह से ये काम करते हैं, जिस तरह इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया ईमानदारी के साथ, ऐसे बहुत कम लोग हैं। एंड वी शुड कंसिडर देम, वी शुड प्रमोट ऐसे लोगों को, वी शुड प्रमोट देम। तो इसमें कोई आप बायस इतने ना हो कि सबकी जो अच्छे तो सभी हैं, तो उनकी बुराई भी करनी है तो आप जस्टिफाई करिए उसे। सिर्फ ब्लाइंडली आप उल्टा सुल्टा न बोलिए किसी के बारे में। इलेक्शन के बाद फिर आप सबको एक साथ बैठना है और एक साथ मिलकर ही इलेक्शन आगे चलाना है। कुछ मेरी जो राय हमेशा रही कि आप किसी पैनल को देखिए, पैनल वालों की तो मजबूरी है जो उसमें है, वो तो पूरे पैनल के लिए वोट मांगेंगे। हालांकि अलग से सभी लोग फ़ोन कर रहे हैं कि भाई पैनल को 2 या 2 मुझे दे दो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ज़्यादातर, सब नहीं, ज़्यादातर ये बात है। तो 13 इलेक्ट होने हैं। मेरा ये कहना है, अगर आप किसी पैनल को बहुत पसंद करते हैं तो उसके पहले 6 आदमी को दे दीजिए और 7 जो हैं वो डिफरेंट पैनल्स के या इंडिपेंडेंट लोग जो खड़े हुए हैं उन्हें आप वोट दीजिए। तभी वहाँ जब डिसीजंस लिए जाते हैं तो कुछ लोग डिसेंट भी करेंगे और चीज़ों को सुधारा भी जा सकेगा। अब तक यही रहता रहा कि सिराज साहब के टाइम में एक ही पैनल के सब आए, जो एक आदमी ने कह दिया वो सब, किसी की हिम्मत नहीं बोलने की, क्योंकि आप तो बैसाखी से आए हैं। तो इसलिए डेमोक्रेसी के लिए ये ज़रूरी है कि अपोनेंट भी हों और हर व्यूज़ के हों, जो डिस्कशन हो, हेल्दी डिस्कशन, अच्छी चीज़ निकल के आए और अच्छी तरह से उसे चला सकें। लेकिन इसमें भी यूनानिमिटी होनी चाहिए कि आरएसएस के शिकंजे से आप इसे बचाएं। जो मैं पिछले वीडियो में भी कहा हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि आरएसएस का एजेंडा है एक तो मुस्लिम्स को डिवाइड करके उन्हें बर्बाद करना, और दूसरा एजेंडा है उनके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या तो उन्हें कब्जा करना या उन्हें डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म कर देना। जैसा कि उन्होंने मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के लिए किया, उन्हें बॉम्बे में जो हज कमेटी चला रही थी, एक बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर फॉर सिविल सर्विसेज एक्सेट्रा, उसे आपने बंद कर दिया, जबकि उसमें आप पैसा भी नहीं दे रहे थे, उसमें डोनेशंस आते थे और बाई एंड लार्ज मुस्लिम से आते थे। तो इसलिए आप बचिए, आप सोचिए और समझिए, और बेहतर है कि अभी 2-4 दिन में, चूँकि वोट काफ़ी पड़ चुका होगा, ई वोटिंग चूँकि अलाउड कर दी, तो लोग जिनके पास पहुँचे उन्होंने कर दिया होगा, वोट दे दिया होगा। अब बहुत ज़्यादा नहीं बचे होंगे, और 13-14 से ज़्यादा वोट पड़ेगा नहीं। तो 11 तारीख जो रखी है उसमें बहुत ज़्यादा वोटें नहीं होंगे, उसमें 400-500 होंगे मैक्सिमम, बाकी तो वैसे हो जाएगा ये वोटिंग। तो टाइम नहीं है आपके पास। तो बेहतर ये है, जो लोग समझदार हैं, जो वहाँ के वेल विशर हैं कम्युनिटी के, वो बैठें और इन 4 लोगों से कहें कि बेहतर है कि 1 या 2 इनमें से लड़ें। अब 1 या 2 की बात पे जब आते हैं तो अगेन आई विल कम, ये जो बार बार हाफ पैंट और हाफ टर्न की बात होती है, नाम लेते हुए डर लगता है। हाफ टर्म है यानी 3 साल बचेंगे सलमान खुर्शीद साहब के, और सबकी डिमांड भी ये है कि 3 साल टेन्योर होना चाहिए, और मैंने लिखा भी है कि 3 साल टेन्योर हो और 2 टर्म से ज़्यादा कोई इलेक्शन ना लड़ सके। दिस इज व्हाट आई सेड। तो अगर वो 3 साल वाले इलेक्ट होते तो और आसानी हो जाएगी आपको इम्प्लीमेंट करने की। 3 साल के बाद इलेक्शन हुआ करेंगे। तो ये बात कहाँ जा रही कि फिर क्राइसिस खड़ी होगी? क्यों होगी खड़ी? आप टर्म ही 3 साल का कर दीजिए। दूसरी चीज़, सलमान साहब इतनी छोटी चीज़ नहीं है जिन्हें ईडी या सीबीआई डरा ले। उनके साथ पूरा मुल्क खड़ा हुआ है, उनकी पार्टी पावर में आ रही है। पार्लियामेंट में जिस तरह से उनका लीडर प्राइम मिनिस्टर साहब की हिम्मत नहीं हो रही कि वो
पार्लियामेंट में बैठे और जिस तरह से राहुल टू द पॉइंट ईमानदारी के साथ इश्यूज को उठा रहे हैं, 10 साल तो कोई अपोजिशन नहीं था ना, जो चाहे आप कहते रहे, जैसे चाहे कहा, हेट्रेड क्रिएट की, एक कम्युनिटी को टारगेट किया। तो खतरा सिर्फ मुसलमान को नहीं, दलित और ओबीसी को भी है, उन्हें बचाना है। इंक्लूसिवनेस लानी है। हिंदू हमारे दुश्मन नहीं है, सिर्फ 10% जो आरएसएस आइडियोलॉजी के लोग हैं वो किसी को भी नहीं चाहते। वो चाहता है दलित दलित रहे, ओबीसी ओबीसी रहे, और मुसलमान को किसी भी जगह ना दी जाए। ये सिर्फ हमारी नीचे वाली नौकरी छोटी मोटी हमारी सर्विस करे, इससे आगे वो आपको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। तो कोटी साहब का ये कहना, ये करा दूंगा वो करा दूंगा, आप डॉक्टर हैं। एक तो यही बहुत बड़ा झूठ लोग उनके बारे में, वो तो बेचारे नहीं कह रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 3 लाख ऑपरेशन किए। अब इधर शर्म करो, 3 लाख का मतलब है मोर देन 100 पर डे, और डॉक्टर एक है कैंसर क्या क्या पूरा हिंदुस्तान यही चला रहे हैं? हिंदुस्तान में कम से कम 500 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं जो कैंसर के हैं, आपके हार्ट के हैं एंड सो ऑन। तो इस तरह की बातें करना छोड़ दिए। आपका हॉस्पिटल नहीं है, इसे उसे हॉस्पिटल में कन्वर्ट नहीं करना है। तो अगर आपको सेंटर को बचाना है, और जैसे इंडिपेंडेंट में जफ़र महमूद साहब हैं, अच्छे लोगों में एसएम खान साहब हैं, आपके शाहिद साहब हैं, फजर शाहिद, इनमें आप ढूंढिए और अच्छे लोगों को आप आगे बढ़ाइए। और बहुत हैं, अलीगढ़ से भी है हमारे, जो मेयर भी रहे फुरकान साहब, उन्हें भी आप देखिए। अब कहेंगे आपने तो 2 का नाम ले दिया, 2 वाइस प्रेसिडेंट हैं, कलीमुल हफीज भी हैं और वो भी हैं। यस, मैं एक का नाम लेने का सवाल नहीं, ना मैं कोई जज हूँ, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे अंदाजा वो मैं बात कह रहा हूँ। कलीमुल हफीज का बहुत बड़ा काम है, और फुरकान साहब अलीगढ़ के मेयर रहे, जो कि मेयर बनना भी कोई बहुत आसान बात नहीं होती है। तो यही मुझे कहना था, और यही मैंने कहा कि अगर आप मुसलमानों की घर वापसी को समझते हैं, जो उनके साथ 2010 से हो रहा है उसे समझते हैं, जो आप लौ जहाद के नाम पर उनका कत्लेआम हो रहा, गैं के नाम पे कत्लेआम हो रहा, यूसीसी लाई जा रही, इस सब पे आप कोटी साहब से पूछिए क्या कहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ईमानदार हैं आरएसएस, तो गैं की हत्या और स्लॉटर नेशनल लेवल पर पूरे कंट्री के लिए बैन करें। आप जानते हैं वो नहीं करेंगे, और जितने मीट के एक्सपोर्टर हैं वो 90% हिंदूज हैं, जैन हैं, मुसलमान 10% हैं मुश्किल से। उसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर आप ईमानदार हैं तो नेशनल लेवल पर लाइए, जो आप नहीं ला सकते ज़िंदगी में। आप तो कहते हैं जाके नॉर्थ ईस्ट में या गोवा में या केरला में कि बीफ की कमी नहीं होने देंगे, यानी वो गए आपकी माँ नहीं, यहाँ के गए ऐसी माँ है कि आप लोगों की जान ले ले, झूठ। तो आपकी नीयत साफ नहीं, आप धोखे के अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। वही यूसीसी का, यूसीसी को अगर आपको करना है यूनिफॉर्म तो नेशनल लेवल पर करिए, जो आप जिंदगी में नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि साउथ में, काली कोटी साहब से ही पूछ लीजिएगा, वहाँ भांजी की शादी सगे मामा से वो सबसे अच्छी शादी मानी जाती है। नॉर्थ में तो गोत्र में भी नहीं होती। नॉर्थ ईस्ट में प्रॉपर्टी के राइट, शादी वो बिल्कुल अलग होती है। गोवा में यहाँ तक के है कि अगर 5 साल किसी औरत के बच्चा ना हो तो वहाँ वो हिंदू दूसरी शादी कर सकता है, वो लीगल है, यहाँ नहीं है। तो आप लाइए, तो आप में हिम्मत हो। आप क्या कर रहे हैं, मुसलमानों को कॉर्नर करने के लिए उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट कर दिया और कह दिया कि साहब पहाड़ी लोगों पे नहीं करेंगे, नॉर्थ ईस्ट को हमने छोड़ दिया है, उस पर हम नहीं करेंगे, गोवा में नहीं। क्या तमाशा कर रखा है हिम्मत आप में? आर यू ऑनेस्ट? अगर ऑनेस्ट है तो लाइए यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑन नेशनल लेवल, लाइए कौ स्लॉटर बैन ऑन नेशनल लेवल, और हम आपके साथ हैं। अगर कोई मुसलमान गाय को मारेगा तो उसे फांसी दीजिए चौराहे के ऊपर, हम आपके साथ खड़े होंगे। तो आप काली कोठी साहब से कहिए
कि बोलना सीखें, इन इश्यूज पे बोलें। 750 किसान मर गए, उस पे बोले। पहलवानों के साथ जो हुआ उस पे बोले। मणिपुर में जो हो रहा है उस पे बोले। लॉ जिहाद के नाम पर जिस तरह से मुसलमान यूथ को टारगेट किया जाता है उस पे बोले। मुसलमान लड़की अगर हिंदू से शादी कर ले तो वो घर वापसी है, एंड वाइस वर्सा इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये सब चीज़ें हैं, आंखें खोलिए आप, आंखें बंद करके किसी के पीछे मत आइए। और अगर तालिकोटी आ गए तो मैं बता चुका पहले सब वीडियोज में, इसका नाम बदलेगा इंडिया इंटरफेथ कल्चरल सेंटर, और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का ऑफिस खुलेगा और वही से चलाएगा, और 6,000 मेंबर ये बनाएंगे, और फिर ज़िंदगी में आप गेट के अंदर भी नहीं घुस पाएंगे। तो आप मीठी मीठी बातों में ना आए। यही मुझे आपको मैसेज देना था। मानना ना मानना या उस पर कोशिश करना उस डायरेक्शन में, वो आपका काम है। आई एम नो वन, बट मैं अपनी बात कह रहा हूँ और वो कहता रहूँगा। तो अभी हो सकता है 2-4 वीडियो और आए। दिस इज माई 4th एपिसोड। थैंक यू वेरी मच।